नमस्कार। सुबह के 7 बजे हैं, खबर गर्मा गर्म के साथ मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बात करेंगे बागपत की खबर की। बागपत पुलिस ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम के साथ मिलकर 1 लाख के इनामी बदमाश जावेद को मुठभेड़ के बाद मार गिराया है। बदमाश जावेद पर हत्या, मारपीट, लूट के 20 से ज्यादा केस दर्ज थे। जो दिल्ली पुलिस के सिपाही मनीष यादव की हत्या के मामले में फरार चल रहा था। पुलिस ने बदमाश के पास से एक ऑटोमेटिक कार्बाइन, एक पिस्टल और कारतूस के साथ एक सेंट्रो कार भी बरामद की है। मुठभेड़ के दौरान जावेद का एक साथी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। जनपद बागपत की पुलिस टीम ने दिल्ली स्पेशल के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन में 1 लाख के इनामी अपराधी जावेद को मार गिराया है। जावेद वह अपराधी है जिसने सितंबर के माह में जनपद बागपत के थाना सिंगावली अहिर में दिल्ली पुलिस में कार्यरत एक आरक्षी मनीष यादव की हत्या करके उससे लूट की थी। इस प्रकरण में 4 लोग थे, जिसमें 2 लोग वहां पर अरेस्ट हो गए थे। इसमें यह अपराधी पिछले कई दिनों से फरार चला और रोड के साइड में जाके भिड़ गई। यहाँ पर पुलिस पार्टी के साथ फायरिंग हुई है। हमारे 2 पुलिस कर्मियों की बुलेट प्रूफ जैकेट्स पर गोली लगी है। इसमें एक 9mm की कार्बाइन और एक 30 की पिस्टल बरामद हुई है। इसमें जावेद जो 1 लाख का इनामी था वो डेड डिक्लेयर कर दिया गया है जब उसको हम उपचार के लिए अस्पताल ले गए थे। इसमें एक और उसका साथी था जो अंधेरे का मौका उठा के फरार हो गया। अभी भी हमारी नाकाबंदी और कोम्बिंग जारी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और बड़ौत कोतवाली पुलिस की संयुक्त मुठभेड़ में 1 लाख रुपए का इनामी ढेर किया गया है। ये इनामी बदमाश 20 से ज़्यादा मुकदमे में वांछित चल रहा था, जिसको पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। बदमाश के पास से एक ऑटोमेटिक कार्बाइन, पिस्टल और एक कार बरामद हुई है। फिलहाल बागपत पुलिस इस बदमाश के अन्य मुकदमे और क्राइम इतिहास तलाश कर रही है। शहजाद राव, न्यूज़ 18, बागपत। शहजाद राव हमारे संवाददाता बागपत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहजाद, बताइए किस तरीके से पुलिस लगातार इसके पीछे पड़ी हुई थी और कैसे इनपुट मिला, उसके बाद मुठभेड़ हुई? देखिए अनुपम, ये बड़ा शातिर किस्म का अपराधी था और पिछले लगभग 5-6 महीने से ये फरार चल रहा था। बागपत के सिंगावली अहिर क्षेत्र में जो है इसने एक दिल्ली पुलिस का सिपाही था, उसकी लूट के बाद हत्या कर दी थी। वो सिपाही जो है अपनी ड्यूटी से वापस लौट रहा था। उसी दौरान इसने उसको जो है बाइक रोककर उससे लूटपाट की, उसको गोली मार दी थी। उसके बाद से पुलिस इसकी लगातार तलाश कर रही थी और बागपत से इस पे 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। कुल मिलाकर बागपत से इस पे 3 मुकदमे थे और उन्हीं के बेस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। बीती रात जो है दिल्ली की स्पेशल सेल जो है इसका पीछा कर रही थी और पीछा करती हुई बागपत क्षेत्र में आ गई, जिसके बाद जो दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल थी उसने अलर्ट जारी किया। बड़ौत कोतवाली क्षेत्र में जो है इंस्पेक्टर अजय शर्मा की टीम ने इसको घेर लिया और मुठभेड़ के बाद जो है इसको मार गिराया है। बताया जा रहा है कि इस पर लगभग 20 मुकदमे थे। इस बदमाश के पास से जो है ऑटोमेटिक कार्बाइन, लगभग 100 से ज्यादा जिंदा कारतूस, पिस्टल और एक जो है सेंट्रो कार बरामद हुई है। एसपी बागपत का कहना है कि इसका एक और साथी था जो दुर्दांत अपराधी है, जिस पर 50,000 रुपए का इनाम है, वो मौके से भागने में कामयाब रहा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शहजाद, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए। शहजाद राव हमारे संवाददाता बागपत से इस बड़ी खबर पर जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दोपहर 12 बजे सिंचाई विभाग की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम सीएम आवास पर होगा। उसके पहले सीएम योगी सुबह 9:30 बजे सूचना विभाग की बैठक करेंगे और 10:30 बजे टीम 11 के साथ बैठक करेंगे। 4 फरवरी को सीएम योगी चौरी चौरा शताब्दी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गोरखपुर जाएंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक कार्यक्रम जो हम आपको बता रहे हैं, आज की उनके कार्यक्रम में सुबह 9:30 बजे सूचना विभाग की बैठक होगी। सुबह 10:30 बजे टीम 11 के साथ मुख्यमंत्री की बैठक होनी है और उसके बाद दोपहर 12 बजे सिंचाई विभाग के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को शिरकत करनी है। सीएम परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे आज। इसके बाद सीएम आवास पर इस कार्यक्रम में वो शिरकत करने के बाद जिस तरीके से सुबह 9:30 बजे सूचना विभाग की बैठक है और 4 तारीख को आपको बता दें कि वो गोरखपुर जाएंगे, जहां पर चौरी चौरा शताब्दी कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। केंद्र सरकार की तर्ज पर अब यूपी सरकार भी पेपरलेस बजट पेश करेगी। साथ ही योगी कैबिनेट के मंत्रियों को भी टैब की ट्रेनिंग दी गई है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस पर तंज कसा है।
योगी सरकार पेपरलेस होने जा रही है। सीएम आवास पर मंत्री परिषद की बैठक हुई, जिसमें ई कैबिनेट और आगामी बजट पर चर्चा हुई। बैठक में टैब के साथ सभी 54 मंत्री मौजूद रहे। मंत्रियों को टैब के इस्तेमाल की ट्रेनिंग दी गई। 18 फरवरी से होने वाले बजट सत्र से पहले सीएम योगी ने सभी मंत्रियों से उनके विभाग का लेखा जोखा लिया। खास बात यह है कि केंद्र की तर्ज पर इस बार यूपी का बजट भी पेपरलेस होगा। साथ ही अब यूपी में कैबिनेट की बैठक भी बिना कागजों के इस्तेमाल के हुआ करेगी। कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में रखा गया था कि हम लोग जो कैबिनेट बैठक करें वो पेपरलेस हो और हम लोग टैबलेट का प्रयोग करें और उसके माध्यम से सारी गतिविधियों को संचालित करें। वहीं विपक्ष ने पेपरलेस बजट और ई कैबिनेट के बहाने योगी सरकार पर भड़ास निकाली। 4 साल में जब मंत्री नहीं ट्रेंड हो पाए तब बताइए ये देश का विकास कैसे करेंगे? उत्तर प्रदेश की विकास जनता तक कब तक पहुंचेगा भाई? कमाल है भाई, इस सरकार का कुछ नहीं हो सकता। जहां पे मंत्री ट्रेनी होने में 4 साल लग जाएं, आईपॉड पहुंचने में मंत्री तक 4 साल लग जाए, तो सोचो जनता तक विकास पहुंचने में कितना साल लगेगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। कोरोना काल में बंद स्कूल जल्द खोले जा सकते हैं। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है और सीएम योगी ने 10 दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी है। यूपी में जल्द ही स्कूल खुल सकते हैं। यूपी सरकार कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोलने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों को 10 दिन का समय दिया है, जिसमें अधिकारियों को स्कूलों के हालात का आकलन करना है। अफसरों को स्कूल में कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं। यानी जब कोविड से निपटने के स्कूल में पूरे इंतजाम हो जाएंगे तभी स्कूलों को खोला जाएगा। वहीं पिछले महीने 10वीं और 12वीं के स्कूल भी खोल दिए गए थे। एक बात साफ है कि जैसे जैसे लोगों को वैक्सीन लगती जाएगी वैसे वैसे कोविड संक्रमण का खतरा कम होगा और अभिभावक भी बच्चों को आराम से स्कूल भेज सकेंगे। लगभग 10 महीने से बंद स्कूलों को खोलने की तैयारी सरकार कर रही है। कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के स्कूलों को 10 दिन के अंदर खोलने के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दे दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कोविड-19 के नियमों का पालन किया जाए और स्कूलों को खोलने से पहले वहां का स्थलीय निरीक्षण भी किया जाए। सीएम ने साफ कर दिया है कि 10 दिन के अंदर बाकायदा इसकी रिपोर्ट बनाई जाए। वीडियो जर्नलिस्ट रवि के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। सीबीएसई ने अपनी बोर्ड की परीक्षाओं की तारीख का ऐलान कर दिया है। ये परीक्षाएं 4 मई से शुरू होंगी और 15 जुलाई तक रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा की तारीखों का ऐलान हो गया है। 10वीं की बोर्ड इम्तिहान 4 मई से 7 जून तक ऑफलाइन मोड पर होंगे, जबकि 12वीं की परीक्षा 4 मई से 11 जून तक होगी। वहीं प्रैक्टिकल एग्जाम 1 मार्च से शुरू होंगे। परीक्षाओं के नतीजे 15 जुलाई तक आ जाएंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्विटर पर डेट शीट जारी की है। 10वीं का इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर का पेपर 6 मई को होगा। वहीं 12वीं परीक्षा की शुरुआत इंग्लिश इलेक्टिव और इंग्लिश कोर पेपर से होगी। 4 मई से परीक्षाएं सुनिश्चित थी। तब भी आपके मन में आता था कि जनवरी होंगी या फरवरी में होंगी, तो वो असमंजस्य हमने बहुत साफ किया था और आपको वक्त भी दिया था। सरकार कह रही है कि कोरोना काल के बावजूद सभी परीक्षाएं समय से कराई जाएंगी और पूरी कोशिश रहेगी कि रिजल्ट भी समय से आ जाए। आगे बढ़ते हैं। पिछले 70 दिन से किसान आंदोलन लगातार जारी है। अब तक किसानों और सरकार के बीच की कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं निकल सका। एक तरफ गाजीपुर बॉर्डर को किले में तब्दील कर दिया गया है, वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कहा कि 6 फरवरी को किसान चक्का जाम करेंगे और मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। जी आपसे जानना चाहूंगा, 69 दिन हो चुके हैं, ऐसे में कई दौर की वार्ताएं हुई। खुद प्रधानमंत्री आगे आए, उन्होंने कहा कि सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी है। वो फोन नंबर कौन सा है? फोन नंबर संयुक्त मोर्चा को दे दे, सार्वजनिक कर दो फोन नंबर, तो फोन कर लेंगे लोग, हमारे कमेटी के लोग। आप कह रहे हैं कि पहली कॉल उनकी तरफ से आनी चाहिए। कौन से फोन पे बात करें? वो नंबर कौन सा नंबर है? वो नंबर आप जानना चाह रहे हैं कि किस नंबर से उनसे बात हो? कमेटी के लोग जानना चाह रहे हैं। अच्छा, वही अगर बात की जाए जिस तरीके से, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री पूरे मामले में आए हैं, तो लगता है कुछ हल निकलेगा? कमेटी के लोग बताएंगे भाई, हल निकलेगा नहीं निकलेगा, वही बात कर रहे हैं। अच्छा, अगर बात की जाए आगामी 6 तारीख की जो चक्का जाम का आह्वान किया गया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? वो करेंगे लोग, उसमें करेंगे। कब तक चलने वाली लगता है? लंबा चलेगा आंदोलन। 26 जनवरी को हुई हिंसा से सबक लेते हुए दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर लगे बैरिकेड्स के आगे सड़क पर लोहे की नुकीली कीलें लगा दी हैं। इसके साथ ही पैदल आने वाले लोगों को रोकने के भी पूरे इंतजाम किए गए हैं।
दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर लगे बैरिकेड्स के आगे सड़क पर लोहे की नुकीले कीले लगा दी हैं। इसके अलावा पैदल आने जाने वाले लोगों को रोकने के लिए नुकीले तार भी लगाए गए हैं। 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद पुलिस ने एहतियातन ये कीले लगाई हैं, जिससे दोबारा कोई उपद्रव न हो। किसान दिल्ली में अगर प्रवेश करते हैं तो उन्हें 3 लेयर बैरिकेड्स जो हैं उनसे गुजरना होगा। तो ये कहना अतिशयोक्ति बिल्कुल नहीं होगी कि दिल्ली पुलिस की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है और इस बार अगर दिल्ली की तरफ किसान कूच करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें इस 3 लेयर सिक्योरिटी से गुजरना होगा। वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि शिवसेना का किसान आंदोलन को पूरा समर्थन है। वहीं कटीले तार लगाने पर राउत ने कहा कि अगर ये तारबाड़ चाइना बॉर्डर पर होती तो चीनी सैनिक देश की सीमा में दाखिल नहीं हो पाते। रोड अगर चाइना बॉर्डर पे बंद करते तो चीन का जो अंदर घुस गया है ना चीनी सेना, वो अंदर लद्दाख में नहीं घुस जाती। पूरे देश के किसानों का ये जो आंदोलन चल रहा है ना उसको पूरा समर्थन है। उधर राहुल गांधी ने भी कटीले तार लगाने को लेकर सरकार को घेरा है। राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। संजय सिंह पर यूपी सरकार पर विवादित बयान देने के चलते 12 अगस्त 2020 को लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी। फतेहपुर में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने बजट को लेकर कहा कि केंद्र सरकार विक्रेता बन गई है। उन्होंने कहा कि ये लोग देश चलाने लायक नहीं है। 26 जनवरी को दिल्ली हिंसा पर राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि यह सुनियोजित तरीके से कराई गई हिंसा थी और आरोपी के तार बीजेपी से जुड़े हैं। राजेंद्र पाल ने उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत चुनाव पर कहा कि संगठन निर्माण का काम चल रहा है और चुनाव के माध्यम से गांव-गांव तक पहुंचा जाएगा। मतलब किसान शांतिपूर्वक तरीके से 2 महीने से अधिक समय से शांति से बैठे हैं और अचानक 26 तारीख को। दूसरी बात, क्या आपको कानून व्यवस्था मेंटेन करनी नहीं आती? लाल किले तक आखिर जाने क्यों दिया? जाने मतलब क्या षड्यंत्र था वहां तक पहुंचाना है? तो मैं समझता हूं इसकी एनआईए को ईमानदारी के साथ जांच करनी चाहिए, क्योंकि जो किसान आनंद आता है वो किसान आज अपने आप को ठगामा महसूस कर रहा है, जिसने मोदी जी को वोट देके प्रधानमंत्री बनाया। सर, कल सरकार का बजट आया है, क्या कहेंगे? बजट, सरकार देश विक्रेता बन गई है। आगे बढ़ते हैं। खनन घोटाले में सीबीआई ने रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सत्येंद्र सिंह के कई ठिकानों पर एक साथ छापा मारा है और करोड़ों की बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ है। लखनऊ में रिटायर्ड आईएएस सत्येंद्र सिंह के ठिकानों पर सीबीआई ने छापा मारा है। खनन घोटाले के आरोप में छापेमारी की गई है। रिटायर्ड आईएएस के 9 ठिकानों पर छापेमारी में 2 करोड़ 11 लाख रुपए के जेवरात, 10 लाख रुपए नकद और इसके साथ ही 51 लाख रुपए की बैंक एफडी के कागजात मिले हैं। अवैध खनन के खेल में सीबीआई की छापेमारी। सीबीआई ने अवैध खनन के मामले में कौशाम्बी के डीएम रहे आईएएस सत्येंद्र सिंह के कई ठिकानों पर छापेमारी की है, जिसमें लखनऊ के 2 ठिकाने शामिल हैं। सीबीआई ने अवैध खनन की एक एफआईआर दर्ज की है, जिसमें सत्येंद्र सिंह समेत 9 को आरोपी बनाया गया है। लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, नई दिल्ली के बैंक में 6 लॉकर्स की जानकारी मिली है। वहीं 2 करोड़ 11 लाख रुपए के जेवरात मिले हैं। रिटायर्ड आईएएस सत्येंद्र सिंह पर कौशाम्बी जिलाधिकारी रहते घोटाले के आरोप लगे हैं। सीबीआई की अब तक की छापेमारी में 2 करोड़ 11 लाख रुपए के जेवर, 44 अचल संपत्तियों के कागजात, 36 बैंक खातों और 6 बैंक लॉकर्स का पता चला है। फतेहपुर के छिवली गांव में साइबर शातिरों ने एक किसान के खाते से 2,20,000 रुपए उड़ा लिए। मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित किसान गुरुचरण बैंक से अपने पैसे निकालने के लिए पहुंचा। इसके बाद पीड़ित ने बैंक मैनेजर से शिकायत की। बैंक मैनेजर ने खाते की जांच की, तब पता चला कि किसान के खाते से 22 बार में 2,20,000 रुपए निकाले गए हैं। इसके बाद किसान ने पुलिस से शिकायत की है। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ग्रामीण बैंक बड़ौदा आऊँ 2,20,000 रुपये साहब मेरे निकल गए, गुम हो गए। मैंने मतलब प्रबंधक जी को वो अपना एप्लीकेशन दिया है, इससे कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे मैंने आऊँ थाने में वो एसओ साहब को अपनी एक शिकायत भी दे दी है। आज जनपद फतेहपुर के थाना ओम क्षेत्र के श्री गुरुचरण निवासी छिबली
ने थाने पर तहरीर दी कि उनके बड़ौदा ग्रामीण बैंक के बचत खाते से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा 22 बार में करीब 2,20,000 रुपये निकाल लिए गए हैं, जिनकी उन्हें जानकारी नहीं है। इस संबंध में उनके द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर जांच कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबरें और भी हैं, फिलहाल खुलेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है। ब्रेक के बाद फतेहपुर में चिटफंड कंपनी के 2 एजेंट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन पर ग्राहकों को पैसे दोगुना करने का लालच देकर करोड़ों की ठगी का आरोप लगा है। आरोपी सोहनलाल और धनराज कुशवाहा धेनु ग्रीन इंडिया प्राइवेट कंपनी के एजेंट थे और उन्होंने ग्राहकों का करोड़ों रुपया जमा कराया और करीब 1.5 करोड़ रुपए हड़प लिए। जाफराबाद के लोगों ने इन पर केस दर्ज कराया है, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि कंपनी का मालिक मौके से फरार हो गया। पुलिस अब उसकी तलाश कर रही है। जनपद फतेहपुर के थाना बिंदकी क्षेत्र में वर्ष 2018 में श्री गुलाब सिंह निवासी जाफराबाद द्वारा धेनु ग्रीन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के निदेशक व अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध क्षेत्र के काफ़ी लोगों से धोखाधड़ी करके करोड़ों रुपया लेकर भाग जाने के संबंध में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उक्त अभियोग में विवेचना से साक्ष्य पाए जाने पर अभियुक्त सोहनलाल व धनराज कुशवाहा निवासी जाफराबाद को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई संबंध में की जा रही है। खबर नोएडा से है, जहां पर सेक्टर 58 पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एटीएम क्लोन बनाकर धोखाधड़ी करने वाले शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 36 अलग अलग बैंकों के एटीएम कार्ड, 58,000 रुपए नगद और एक i10 कार भी पुलिस ने बरामद की है। पुलिस के मुताबिक गैंग के एक फरार बदमाश अरमान की तलाश फिलहाल की जा रही है। बदमाश एटीएम कार्ड के ब्लैक स्ट्रिप और सीवी नंबर स्कैन कर पैसा उड़ा लेते थे। इनका एक साथी है अरमान, वो दिल्ली में बटला हाउस का रहने वाला है, वो अभी नहीं मिला है, उनको जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा और इन लोगों को कब्जे से जो मिला है वो सब आपका सामने प्रदर्शित किया गया। कोविड-19 महामारी ने एक दूसरे पर निर्भरता की भावना को मजबूत किया है। इसी की बदौलत पूरा देश एकजुट होकर इस आपदा का मुकाबला कर रहा है। अब वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत है कि हम सब अपना सबसे बेहतर योगदान दें ताकि हम एक साथ इस वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ है। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं हो सकता। इसी सोच के आधार पर हमारी मुहिम संजीवनी का लक्ष्य पक्का कर पाना है कि वैक्सीन पाना हर भारतीय का हक है।